गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोलिए बेटा। सर एनुअल टर्नओवर में ट्रेंड क्यों ऐड करते हैं? हमको तो कंफर्म रहता है ना कि इतने का हुआ है बेटा, लेकिन वो आप बताओ एडिशनल एक्सपेंस पे वो हम लगाते हैं बेटा। बच्चों एडिशनल एक्सपेंस कब होता है? आग लगे बाद। आग लगे बाद होता है बेटा। अभी बात ही कोई नहीं करेगा बेटा। आग लगे बाद होता है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि पिछले आग लगे बाद का खर्चा है, तो आग लगे बाद आप कितना टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे? समझ में? एडिशनल एक्सपेंस का खर्चा पहले का है कि बाद का है बेटा? वो तो पहले पता भी नहीं होता अपने, वो तो बाद में होता है। तो भाई उस पर जब आप बेस लगाते हो तो आप कौन से टर्नओवर का लगाएंगे? उस वक्त आप बाद का खर्चा है तो उसी वक्त आप कितना टर्नओवर एक्सपेक्ट करते थे। तो आपने एकदम रिसेंट वाला ली। एनुअल टर्न बोलते एकदम रिसेंट, मतलब प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा रिसेंट होता है। प्रीवियस ईयर तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का होता है। एनुअल क्या होता है? आग लगने के एग्जैक्ट एकदम रिसेंट वाला आप सेल लेते हो और वो एक्सपेक्ट करते थे इस वक्त में, इसलिए आप उसमें ट्रेंड ऐड कर देते हो बेटा। और जब आप ट्रेंड ऐड कर देते हो उसमें, और उस एडिशनल एक्सपेंस पहले तो कभी था नहीं बेटा, इसीलिए एडिशनल एक्सपेंस जब आप कैलकुलेशन करते हो तीनों का, उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा खर्चा पहले नहीं हुआ है। तो आप एक कैलकुलेशन करते हो तो आप फिर टर्नओवर भी लेते हो, तो भैया खर्चा पहले नहीं हुआ तो बोलते फिर बेस भी पहले वाला क्यों लेते हो? जो आपने लेटेस्ट टर्नओवर ली फिर उसमें ट्रेंड को ऐड करके आप उम्मीद करते थे कि इस वक्त इतना टर्नओवर रहेगा, और उसके ऊपर फिर आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, चलिए होमवर्क दिए तो करे आप लोगों ने? सबने किए बेटा? चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर हाँ बोलिए। हाँ एक ना कोई डोर क्लोज कर देना बेटा, एक एक कर। हाँ बोलिए बेटा। टर्नओवर यहाँ पे सेल्स होगा। टर्नओवर हाँ, कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि प्रॉफिट होगा बेटा? हाँ नहीं नहीं बेटा, वो तो आपने एडजस्टेड टर्नओवर पे ही आप फिर उसका एवरेज निकालो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। नाउ द प्रीमाइसेस ऑफ ए कंपनी वेर पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर which took place on 1st of March 160 and as a result of which the business was disorganized। अब आराम से अच्छे से पढ़, ठीक है, कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से सब समझना है। आग कब लगी बताओ मेरे को? 1st March 2060। बेटा बिजनेस आपका डिसऑर्गेनाइज रहा फ्रॉम 1st March to 31st of जुलाई तक के रहा। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st of December एवरी ईयर, मतलब साल शुरू हो रहा है बेटा 1 जनवरी को। ठीक है, द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर रुपीज 7,50,000। अब ना मैं आपको इसी चैप्टर में आखिरी में क्वेश्चन कुछ आएंगे कि पॉलिसी का अमाउंट कैसे तय करना। जैसे एक क्वेश्चन में उसने दिया 7,50,000 रुपये। अब इस कभी ना कभी इनने पॉलिसी निकाले होंगे, तो ये भी इसका एक अंदाजे से आप बोलते हो कि इतना लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि हमारा लॉस भी इतना ही हो बेटा, वो आराम से कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी इज 6 मंथ। व्हाट इज दिस पीरियड ऑफ इंडेमनिटी बेटा? इससे ज्यादा बिजनेस डिस्टर्ब रहना नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ओके, टर्नओवर फॉर द ईयर 2015 आप मेरे को बताइए बेटा। ये आपका आग 2016 को लगी 1 मार्च, ये 2015 का टर्नओवर है, तो कौन से साल का टर्नओवर है? लास्ट ईयर। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी आपके पिछले साल का सब इंफॉर्मेशन देता है, उसको अपन बेस मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो देखो आपको इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दिया है, तो दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ये कौन सा टर्नओवर है बताओ हमको? टर्नओवर तो एडिशनल होता ही नहीं, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस होता है बेटा। दिस इज एक्चुअल टर्नओवर। ठीक है, स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, कितना ये स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, अब देखो एनुअल टर्नओवर फॉर द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर, दैट इज फ्रॉम 1st of March 150 to 29th of February 2060। तो लीप ईयर इसलिए 29th of Feb लिखा हुआ है। तो आपका ये कौन सा टर्नओवर हो गया बेटा? एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मींस एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, एडिशनल एक्सपेंसेस। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जब आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्लेम करते हो तो फिर सेविंग को क्या करते? माइनस करते। ठीक है,
अब रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट 4 लाख। अब मैं थोड़ा सा देखो, जल्दबाजी नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन कम होगा चलेगा, लेकिन अच्छे से समझ। देखो अब मैं पहले ही कर, जब मैंने पूछा बोलो तो समझना, कुछ तो भी वहाँ पे ट्विस्ट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो नहीं पूछता था। यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन इन टर्नओवर, अच्छे से पढ़ना बेटा, ऐसे कुछ तो भी मत बोलना भी। रिडक्शन इन टर्नओवर, फिर ये वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना बेटा, अवॉइडेड, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को 4 बार पढ़ो भला और खुद सोच के मेरे को बताओ ये 4 लाख किस चीज की फिगर है। सेल्स ड्यू टू बेटा, पक्का सोच के बोला, सही पे मीनिंग निकालना आ रहा है। वो रिडक्शन इन टर्नओवर लिखा रहता तो नहीं लिखा, सिर्फ रिडक्शन इन टर्नओवर नहीं है, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइड, सही बोले इन्होंने क्या बोले बेटा, रिडक्शन इन टर्नओवर मतलब सेल्स गिरने से बचा। तो सेल्स गिरने से कब बचता है, जब आप एडिशनल एक्सपेंस करते हो। तो ये जो सेल हुआ दैट इज सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, समझ में आया बेटा। अब आप सोचो, और ऊपर में हमको एक्चुअल एक टर्नओवर तो दिया है, देखो ऊपर में सेकंड 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ऊपर में दिखाई, इधर 8 लाख दिया। तो बेटा अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो एक्चुअल टर्नओवर 8 लाख है, लेकिन वो एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से कितना टर्नओवर हुआ, 4 लाख। तो देखो जब आप कल आपको देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आग लगी, ठीक है, ये डिस्टर्ब रहा अपना, नीचे देखना बेटा, ये प्रीमाइसेस में आग लगी बेटा, और आपने यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस की, ठीक है। अब मेरे को तो एक्चुअल वो बोलता है यहाँ पे, एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ बेटा, यहाँ पे 8 लाख, 8 लाख रुपए हुआ ना, लेकिन ये जो एडिशनल रेंटेड प्लेस मैंने लिया इसकी वजह से कितना हुआ बेटा, 4 लाख। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है ना, जहाँ रेनोवेशन चला फिर बचा हुआ वहां से बिकाऊंगा, समझ में आई चीज। अच्छा अच्छे से सोचना, अगर आपको ये सेंटेंस जे पॉइंट है वो नहीं देता तो मैं सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस तो लिखता ना, मैं वो कितना मानता, पूरा का पूरा 8 लाख मानता। जब उसने बताया है उसकी वजह से 4 हुआ तो अपन कितना मानेंगे बेटा, 4। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया क्या बोले आपको, ठीक है। आप उसका मीनिंग निकाल पा रहे हो, रिडक्शन इन टर्नओवर लिखा है कि रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड लिखा है, क्या होता है इसका मतलब। आप जैसे मैं जो हिंदी में बोलता हूँ ना वैसे हिंदी में वहाँ पे लिखना, हाईलाइट करने से सिर्फ नहीं होगा, हाईलाइट कर सकते हैं बेटा, लेकिन वहाँ पे जैसे जो बोलता हूँ ना मैं हिंदी में पट से, मैंने क्या बोला, सेल्स रिडक्शन इन टर्न अवॉइडेड का मतलब सेल्स गिरने से बचा, ये मतलब है उसका। सेल्स गिरा नहीं बोला उसने, सेल्स गिरने से बचा। तो क्यों बचा, क्योंकि आपने एडिशनल एक्सपेंस की, इसलिए उतने गिरने से बचा, ऐसा होता है। तो ये जो मैं बहुत, जैसे कभी मैं आपको थ्योरिकल पढ़ाता हूँ तो मैं हिंदी में लिखता हूँ ना, तो वो इसीलिए लिखता हूँ कि जब आप उसको घर पे पढ़ो तो आपको टच आए उसका कि क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग, इस तरीके से, ठीक है। ओके, ओविंग टू रीजन एक्सेप्टेबल टू द इंश्योर द स्पेशल सर्कमस्टेंस क्लॉज स्टिपुलेट्स फॉर इंक्रीज ऑफ टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल, कितने से बोला बेटा, 10, वो अपन दोनों में करते भी है ट्रेंड, ठीक है। अब देखो इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2%। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम जो भी ये चीज पढ़ रहे हैं बेटा, ये कोई ऐसा अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट तो मैं बोल ही नहीं रहा इस पोर्शन में, बोलूंगा भी नहीं ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि पार्ट ही नहीं है अभी। मगर क्या हो रहा है, अब जो भी चीज यहाँ पे कर रहे हो वो एक जजमेंट के बेसिस पे सारी चीजें चल रही है, इस तरीके से फॉलो करा जाता है इंडस्ट्री में। तो एक जजमेंट है कि हाँ ये तरीका सही लग रहा है, ये तरीका, ओपिनियन आपका मेरा डिफर हो सकता है, लेकिन एक जजमेंट चल रहा है इस तरीके से सही, इस तरीके से, और वो लॉजिक है उसके पीछे का। अब कैसा होता है कि जब भी हम आगे भी इस क्वेश्चन में देखेंगे, जब आप कोई पॉलिसी की अमाउंट तय करते हो बेटा, तो आप, हमने अभी तक क्या किए बच्चों, जीपी रेशियो जब मैं निकालता हूं, मैं कौन सी साल की फिगर्स लेता हूं बेटा, पिछले साल का प्रॉफिट, हर चीज पिछले साल का लेता हूं, ठीक है। लेकिन जीपी रेशियो आपने पिछले साल को बेस माने, लेकिन कैसा होता है कि आप पॉलिसी आपने नेक्स्ट ईयर की निकाले, लेकिन हम हमेशा बेस किसको मानते, जीपी रेशियो के लिए, पिछले साल की। लेकिन कैसा होता है कि अगर उसको लगता है क्वेश्चन में, वो बोलता है कि नहीं वो जीपी रेशियो आपने पिछले साल का बेस माने, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उनको लगती नहीं, पिछले साल का जीपी रेशियो को भी आप 2% से बढ़ाओ तो हमको वो बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हमारा जीपी रेशियो में एग्जांपल कहता हूँ, इस क्वेश्चन में 20% आया सबको, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जीपी रेशियो कितने से बढ़ाओ, 2%। तो एग्जाम्पल करो, मेरे को पता भी नहीं कि 20 आएगा, 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कैसा हो रहा है बेटा कि हमने तो ये माने कि जीपी रेशियो जो पिछले साल का बेस माने उसी को मान के चल रहे कि वो बेहतर है,
लेकिन अगर वो बोलता है नहीं उसमें भी 2% ऐड करो, तो फिर हम वो 2% क्या कर देंगे बेटा, ऐड करें। समझ में आई चीज आपको? ओके। अब उसने हमको कैलकुलेट करने के लिए सारी चीजें बोला बेटा, तो प्रोसेस वही रहती है, हमको 2-3 चीजें क्लेम करना है बेटा। कौन सी 3 चीजें क्लेम करना है बेटा? नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और एडिशनल। अब थोड़ा सा दो, नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को इकट्ठा क्लेम करते हैं, है ना बेटा? ये दोनों किससे कनेक्टेड है बच्चों? सेल्स से। सेल्स में क्या आएगा बेटा आपका फॉर्मूला, जीपी रेशियो को कैलकुलेट करते, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आपने इस जीपी रेशियो में दोनों को कंसीडर कर लिए। सेल्स जितने से कम हुआ उतने से नुकसान नहीं हुआ, उसमें कितने प्रतिशत प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का हिस्सा है वो नुकसान है बेटा। तो उसमें आप किसको मल्टीप्लाई करते बेटा? जीपी रेशियो को। जीपी रेशियो को आप क्या करते हो बेटा? उसमें मल्टीप्लाई। तो आप इकट्ठा क्लेम करते हो। किसको इकट्ठा क्लेम करते बेटा? नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग। तो ये आपने क्लेम करे। तीसरी चीज क्या रही थी? एडिशनल एक्सपेंस। तो उसमें लोअर ऑफ 3 उसने बोला, वो हम लेते हैं और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समझ में आई? तो इस स्टेप फॉलो करना। अब वर्किंग नोट बनाते तो उसका भी एक लॉजिक है, वो फ्लो में क्यों जाता? अब आप मेरे को बता, आप बोल रहे इकट्ठा करना है हमको, ठीक है। आप पहले नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बेटा क्लेम करते हो। आप हमको बताओ, ये जो जीपी रेशियो आप मल्टीप्लाई करते हो, किस पे जीपी रेशियो लगाते हो आप? जितने से सेल्स कम हुआ, तो सेल्स कितने से कम हुआ उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो हमेशा मेरी पहली वर्किंग नोट रिडक्शन इन टर्नओवर ही रहेगी। वो उस पे क्या लगाते हैं? जीपी रेशियो। तो वर्किंग नोट 2 मेरी जीपी रेशियो रहेगी। वैसे वर्किंग नोट 3 एडिशनल एक्सपेंस रहती है, लेकिन एडिशनल एक्सपेंस भी बना सकते हो वर्किंग नोट 3, लेकिन उसमें एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर की फिगर लगती है, इसीलिए मैं वर्किंग नोट 3 एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बना लेता हूं कि वहां फिगर बनी बनाए मिल जाए। 4th वर्किंग नोट एडिशनल एक्सपेंस, फिर हो गया, फिर स्टेटमेंट आ गया, खत्म। समझ में आई चीज बेटा? चलो शुरू करें। लिखो बच्चों वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, और आप सिर्फ हेडिंग देना, रिडक्शन इन टर्नओवर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, ओके, लिखेंगे आप स्टैंडर्ड टर्नओवर स्टैंडर्ड टर्नओवर बेटा, जो कि 1 मार्च 2005, 2006 को आग लगी थी ना, 2005 से लेके बेटा 31 जुलाई 2005 तक। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर? इस साल जो बिजनेस डिस्टर्ब रहा, एग्जैक्ट उसी पीरियड में पिछले साल कितना सेल्स है। देखो इसका भी लॉजिक है। जब आप रिडक्शन इन टर्नओवर कहते हो बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने इस साल कितना सेल हुआ और पिछले साल कितना था, उतना ही उम्मीद आपने अभी किए थे, जो फिर कितने से कम हुआ पता चलता है। ठीक है, अब आप फिगर मेरे को बोलना बेटा, स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना दिया क्वेश्चन? कितना? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। अब ट्रेंड उसने बोला है क्वेश्चन में कितने परसेंट? 10%। सो अपवर्ड ट्रेंड कितने परसेंट बोला बेटा? 10%। तो 20 लाख का 10% कितना हो रहा है? 2 लाख। तो आपका ये टोटल उम्मीद थी, इसको एडजस्टेड टर्नओवर के स्टैंडर्ड टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना हुआ बेटा? 22 लाख। ठीक है, 22 लाख, डेट बराबर है ना? ठीक है बेटा। अच्छा ईयर 15 है क्या? सॉरी 15, सॉरी। ठीक है बेटा, अब ठीक है डेट। अब बताओ मेरे को एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ बच्चों? 8 लाख लेस एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर हुआ हमारा 1/3/16 से लेके 31 जुलाई 2016, 8 लाख। उम्मीद थी 22 लाख, हुआ कितना बेटा? 8 लाख। तो
तो ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है 14 lakhs का, इतने से सेल्स कम हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन इन टर्नओवर। हो सकता है कभी आप कोई मटेरियल उठा के देखो तो ये रिडक्शन इन टर्नओवर को रेयरली कभी कभी वो शॉर्ट सेल के नाम से भी बुलाते हैं। एक ही चीज है, मीनिंग एक ही है दोनों का, ठीक है? शॉर्ट सेल भी कहते हैं। सो रिडक्शन इन टर्नओवर बेटा हमारा 14 lakhs। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको? जीपी रेशियो, ठीक है? चलो वर्किंग नोट नंबर 2, जीपी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, gross profit ratio equals to net profit plus insured standing charges divided by sales multiply by 100। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 2,40,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, कितना सेल्स दिया बेटा? पिछले साल का सेल्स दिया 40 लाख। 44 है, 40 है बेटा, ठीक है। 44 कहाँ देखे आपने फिगर? ठीक है, कितने परसेंट आया? 18%। अब हमारी बात सुनो, अगर कुछ नहीं कहता क्वेश्चन में तो मैं क्या मानता कि 18% ही जो सेल है उसमें रिडक्शन इन टर्नओवर है, उसमें 18% रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को। मैं यही मान के चलता था बेटा, कुछ नहीं बोलता तो उसी को बेस मानते थे बेटा, लेटेस्ट अपन जो पिछले। लेकिन उसने क्या बोला? नहीं, इसमें कितना करना? 2% ऐड। तो बेटा उसमें ऐड करिए आप, इंक्रीज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2%, कितना आएगा टोटल? 20%। ओके, 20% बेटा, डन। अब बताओ तीसरा क्या आता है बेटा? एडिशन। अपना तो आधा काम हो गया, वो अपना नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का कैलकुलेशन हो गया है, वो एडिशनल एक्सपेंस में। लेकिन अपने क्या एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो वो बना लेंगे। वर्किंग नोट 3 बेटा, एडजस्टेड, सिर्फ हेडिंग देंगे आप लोग, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। वहां लिखो एनुअल टर्नओवर, जो कि कहां से बेटा? एनुअल टर्नओवर डेट 1 मार्च 2015 से लेके 29 फरवरी 2016 तक। कितना दिया है बच्चों? 44 लाख। कौन सी दो जगह पे अपन ट्रेंड को उसने बोला भी है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, और अपन करते भी। कौन सी दो जगह? स्टैंडर्ड और एनुअल। एड अपवर्ड ट्रेंड 44 lakhs का 10%, कितना हो रहेगा बेटा? 4,40,000। ये कहां पे यूज होता है बेटा? ये अपना एडिशनल एक्सपेंस के वक्त, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंसेस बाद का है ना, तो वो उतना उम्मीद करा गया था। लेकिन ये टर्नओवर कौन सा बोलता है? एकदम लेटेस्ट लो, एकदम लेटेस्ट मतलब आग लगने के पहले का बेटा। कितना हो रहा है बताइए? ये 48,40,000। ओके, इसको कहते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट होगा बच्चों इसके बाद? एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। उसको इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी कहते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है बेटा? दिया होगा क्वेश्चन में, आप पढ़ो, बताओ। मैंने पढ़ा हूं क्वेश्चन। पॉइंट नंबर एच देखो, वहां पे कितना है? 1,50,000। ओके, सेकेंड, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस
सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस बेटा मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल सेल 8 लाख है और सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस 4 लाख, ऐसा हो सकता है बेटा? हाँ। एक मिनट, एक और चीज, अब आपने क्वेश्चन लिखे ना यहाँ पे, तो ये जैसे लिखा था यहाँ पे ऐसा लिख लेना, मीन्स ये अवॉइड की वजह से मीनिंग चेंज हो गया, मीन्स सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, मीन्स सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस आपने लिखे थे पहले, ठीक है, ओके लिखे बेटा। अब मेरे को बताओ सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख वो एडिशनल खर्चे की वजह से हुआ, उसमें आपने क्लेम कितने परसेंट? 20 की क्या, सॉरी कितना आया अभी? नहीं 20% ही तो सही तो लिखा था मैं, 20% बेटा कितना आएगा ये? 80,000। अब देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपका सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ? 4 लाख। मतलब आपने एडिशनल खर्चा करे तो कितने रुपए का सेल हुआ? 4 लाख। लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी से 20% क्लेम करते हो ना, 20% है ना, क्या हो रहा है उसमें आपका नेट प्रॉफिट और इंश्योरेंस, तो 4 लाख का 20% कितना होता? 80। तो बेटा आप क्लेम कर रहे हो 1,80,000, ऐसा क्लेम कर रहे हो 80,000 है ना, क्लेम आपका क्लेम गिरने से बचा, सॉरी क्लेम गिरने से कितना बचा? 80,000। कैसे क्लेम गिरने से बचा 80,000 से? अगर आपका सेल्स बढ़ा 4 लाख से तो आपका क्या होगा? रिडक्शन इन एक्चुअल सेल बढ़ा तो रिडक्शन इन टर्नओवर कम हुआ, वो कम हुआ तो क्लेम कम होगा। तो क्लेम कितने से कम हो रहा? 80,000। मांग रहे कितना? 1,50,000। देंगी क्या वो? समझ में आया लॉजिक? मैं क्लेम कम कर रहा हूं, मैं आपको बोलता देखो भाई एग्जाम्पल, मैं आप 80,000 रुपए कम दो मेरे को, मैंने आपके बचा के दिया, मैंने बोला देखो मैंने खर्चा किया, रेंटेड प्लेस लिया, रेनोवेशन किया, पेंट वेंट कराया, गार्ड खड़े किया है ना, वहाँ पे बोर्ड लगाया, दुकान उधर शिफ्ट हो गई है 2 महीने के लिए, सब करा मैंने 1.5 लाख रुपए सर खर्च किया, वो आप मेरे को दे दो। तो आप इंश्योरेंस कंपनी, आप मेरे को अच्छा वो सब ठीक है, 1.5 लाख आपने खर्च किए आप, मगर आपने हमारे बचा के कितना दिए? मैंने बोला कितना? मैंने बोला 4 लाख का सेल किया वहां से। तो बोले अच्छा 4 लाख का सेल आपने बढ़ाए तो रिडक्शन इन टर्नओवर 4 लाख से क्या हुआ? कम। एक्चुअल सेल बढ़ेंगे तो रिडक्शन इन टर्नओवर क्या होगा बेटा? कम। वो कम तो क्लेम कम। तो मैंने बोला सर 80,000 का क्लेम कम हुआ ना। आप बोलेंगे इससे अच्छा नहीं करता भाई, मांग रहा 1,50,000 है एडिशनल खर्चा करके और हमारा क्लेम कितना कम करके दिया? 80। तो आप दे दोगे कि मेरे को 80? नहीं दोगे बेटा, तो इसलिए विच एवर इज लोअर रहता है, ठीक है। चलो थर्ड लिखो, एडिशनल एक्सपेंस multiply by gross profit on adjusted annual turnover divided by वही जो ऊपर लिखे हमने gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है बेटा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो एडिशनल एक्सपेंस खर्च हुआ बेटा 1,50,000 का। जीपी रेशियो कितना है आपका? 20%। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर अभी कैलकुलेट किए ना अपन ने, 48,40,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है? ऐसा भी लिख सकते हो अमाउंट, चाहे तो ऐसे लिख दो, और नहीं तो फिर आप कंफ्यूज तो नहीं होते ना। मैं 48,40,000 प्लस अनइंश्योर्ड कितना है क्वेश्चन में? 80,000। चलो करो कैलकुलेट इसको। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9,68,000 डिवाइडेड बाय बेटा, हाँ ऐसा बोलो 10,48,000 कितना आ रहा है बच्चों? 138,550। सो लोवेस्ट इज अलाउड। यहां पे बेटा एनुअल, एडजस्टेड एनुअल क्यों लेते? एनुअल क्यों लेते? पहले तो लेटेस्ट वाला एकदम, ठीक है। और ये एडिशनल एक्सपेंसेस कब का है बेटा? आग लगने के बाद का। तो उस वक्त क्या उम्मीद थी, इसीलिए उसमें ट्रेंड को क्या करते? ऐड। अब बताओ लोवेस्ट इज अलाउ कितना है बेटा?
80,000, ठीक है। एक इसमें ना एक वो है, उन्हें लोवेस्ट ही अलाउ बोले हमेशा रहेगा, मगर आप सोचो तो हमेशा पहला वाला लोवेस्ट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्रोपोर्शनेट निकालते हो ना, तो कम हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसी इंस्टीट्यूट तीनों लिखती तो हम भी वो तीनों लिखते। क्यों नहीं आएगा पहला वाला लोवेस्ट, समझा ना आपको? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट होता है तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए बेटा, उसके हो गया खत्म। अब क्या करना है? स्टेटमेंट बनाना है बेटा। लिखो नीचे, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अंडर प्रॉफिट पॉलिसी। ओके, सिर्फ हेडिंग देंगे आप। फर्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, in respect of reduction in turnover, तो बताओ मुझको बेटा क्या फॉर्मूला है इसका? बार बार नहीं लिखता मैं, कैसे? रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, ठीक है। रिडक्शन इन टर्नओवर कितना है? 14 लाख। ये कहां से लाया आपने फिगर बेटा? वर्किंग नोट नंबर 1 से। मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, ये कहां से लाया आपने? वर्किंग नोट नंबर 2 से। बेटा बताइए कितना आ रहा है? 2,80,000। सेकेंड, in respect of additional expense, in respect of additional expenses, बेटा ये कहां से लाया आपने? वर्किंग नोट नंबर 4 से। कितना है अपना बेटा? 80,000। टोटल बोलेंगे 3,60,000 लेस। अरे भाई, आप अगर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम कर रहे हो बेटा, है ना, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का अपन क्लेम कर रहे हो, तो फिर बेटा आपने अगर उसमें कुछ सेविंग हुई तो उसको क्या करना चाहिए? माइनस। तो देखो सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है कहीं 30, तो लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है बच्चों? 30,000। तो बताओ मेरे को लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? ओके, टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 3,30,000। ओके, बस ये ऐसी प्रोसेस रहेंगी हमेशा क्वेश्चन, ठीक है। इसके नीचे आखिरी एक हेडिंग दे दो, एवरेज क्लॉज बेटा। इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम, इंश्योरेबल सम का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज आपका इंश्योरेबल सम का मतलब होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। देखो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? एनुअल टर्नओवर लेटेस्ट पिछले साल का सेल। एडजस्टेड मतलब इस साल उतनी उम्मीद थी, उतने से ट्रेंड बढ़ता है। आग लगे बाद से एक साल तक इतनी क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी। मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, तो कितना आ रहा है बताओ बेटा मेरे को? मैं वहीं पे कर देता हूँ कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो 9,68,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 20% था ना, 20%। बताओ मेरे को कितना हो रहा है? तो मेरे को ये सब बात का मत, ठीक है वो तो बोल। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है? 48,40,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा 20। अब बोलिए कितना आ रहा है? 9,68,000, ठीक है। अब इतना बेटा आपका इंश्योरेबल सम इतना एक्सपेक्टेड इतना होना चाहिए था। अब इज मोर देन दी पॉलिसी अमाउंट। अब पॉलिसी अमाउंट कितना है बेटा? 7,50,000 is more than the policy amount, therefore average clause will apply, average clause will apply। तो क्लेम कैसा बनेगा बेटा? क्लेम
कैसा होगा आपका? मेरे को एक बात बताइए, ऐसा पहले लिख लो सारी चीजें। पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब मुझको बताइए बेटा, आपने पॉलिसी कितने की निकाले? क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, ये अपन ने भी यहाँ लिखी, सॉरी 7,50,000। लेकिन मेरे को बताओ लेटेस्ट जो साल चल रहा है उसमें आपने कितने की निकालना चाहिए था आपने बेटा? 9,68,000 की, मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना हुआ? 3,30,000। तो बताओ कितना आ रहा अमाउंट? 2,55,000। राउंड ऑफ किए, राउंडेड ऑफ। ओके डन, ठीक है। तो बेटा ये प्रोसेस अपने को हर क्वेश्चन में फॉलो करना रहेगा, ठीक है? समझ में आई चीज आपको? इसके बाद वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग शुरू कर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आप 11 से कॉमर्स वाले यहाँ पे होंगे ना, है ना? आपने जो भी होंगे उन्होंने 11 में पढ़े सिंगल एंट्री, है ना? अब उसको ना उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत एडवांस रहने वाला है आपको। लेकिन इसलिए वो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा कि आपका बेसिक अकाउंटिंग कितना है वो आपको सेकंड चैप्टर अभी पता चल जाएगा। अगर आपने इसके बाद वाले 2-3 दिन बाद शुरू होगा, अगर आपने चैप्टर पूरा अच्छे से कर ली, मतलब आप बेस आपका बहुत अच्छा है। अगर गाड़ी अगर आपकी लड़खड़ाई होंगी नहीं, ऐसी घबराओ मत, तो फिर समझना कहीं ना कहीं अपना बेसिक थोड़ा सा वीक है। मगर ऐसा होने नहीं दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं उसको, वो अपना 2-3 दिन में शुरू होगा। एक और चीज़ बेटा, हमारे ना सिलेबस आराम से जो टाइम ड्यूरेशन दिया तो उसमें आराम से होता है। मैं ऐसी स्पीड में अपनी एक नॉर्मल स्पीड में चलूँगा आऊँगा, बस इतना है बेटा कि मैं 2 घंटा आऊँगा और 2 घंटा सिर्फ पढ़ाई कराऊँगा और चले जाऊँगा यहाँ से, वो मेरा काम, ठीक है? तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट अगर करो। अगर मैं 15 मिनट और कुछ बात करूँ, 15 मिनट लेट आओ, 15 मिनट जल्दी जाओ, तो फिर सिलेबस नहीं होता आगे। तो ऐसी स्पीड में चलना है बेटा हमको, आखिरी में भी कि हमको कभी भी ऐसा भागना ना पड़े। मतलब आगे ऐसा ना रहा सिलेबस नहीं रहा, सिलेबस ने तुमको बुलाया। एएस तो मैं चाहता हूँ और आराम से एकदम एक एक चीज़ आपको चीज़ें बताओ, तो आराम से होता है। लेकिन आप रोज़ 2 घंटा प्रॉपर जो ड्यूरेशन है उसको यूटिलाइज करो, इंक्लूडिंग टेस्ट, सारी चीज़ें समय पे होती है। तो इसलिए आप भी रेगुलर रहना। आई थिंक आप लोग का बीकॉम का पेपर आता है ना अभी इसके कुछ दिन, उस वक्त जिस दिन पेपर रहता है उस दिन छुट्टी देते। आई थिंक ऐसा रहता है, पिछले साल तो कोविड आ गया था, उसके पहले मैं कहीं और था, तो ऐसा मेरे को पता है कि जिस दिन बीकॉम का पेपर रहता है उस दिन छुट्टी देते, तो उस दिन सिर्फ शायद आपको ऑफ रहेगा, सब पूरे सब्जेक्ट का ही रहता है फिर, और अदरवाइज पूरी रेगुलर क्लासेस रहेगी, ठीक है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ये कब आया? मई 94 में। आप लोग तो बॉर्न भी नहीं हुए थे जब, ठीक है? तुमसे भी पुराना क्वेश्चन है ये। ए फायर ऑक्यूर्ड ऑन 1st of February, ऑब्वियसली डेट चेंज करा है बाद में, 1st of February 2016 इन प्रीमाइसेस ऑफ अनफॉर्चुनेट लिमिटेड एंड बिजनेस वाज पार्शियली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30th of June 2016। बेटा कब आग लगी? 1 फरवरी को। कब तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा? 30 जून तक। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड। अब आप खुद ही बोलो, उसमें कुछ है नहीं। पहला क्या दिया है बेटा, बोलो? एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर हमको दिया है, ठीक है? उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 1st of February 2015 to 30th of June 2015, पक्का? हाँ ठीक है। तो ये आपका हुआ स्टैंडर्ड, ये हुआ एक्चुअल, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड। टर्नओवर फ्रॉम 1st of April 2015 to 31st of Jan 2016, एनुअल टर्नओवर बेटा, ठीक है? एनुअल। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, तो अनइंश्योर्ड निकलेगा। हाँ कैसे निकलेगा बताओ? 8,40,000 माइनस, नहीं अच्छा ये फिगर एक मिनट गड़बड़ हुई है, ये गलती से आपके नोट्स में बराबर होगा, ये ऐसा है, ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ये है आपका। तो टोटल 1,28,000 है बेटा, उसमें से इंश्योर्ड कितना है? 1,12,000। तो अनइंश्योर्ड कितना होगा? 16,000। समझ में आई चीज आपको बेटा? ओके। Now the company insured additional expense amounted to rupees 13,400, which reduces the loss in what? Turnover. Additional expense कितना? 13,400. There was also a saving during the indemnity period of rupees 4,900 in the insured standing
charges as a result of fire. The company holds a loss of profit policy for rupees 2,48,400 having an indemnity period of 6 months. ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं कर साथ, ठीक है, होमवर्क दूंगा आपको, फिक्र मत करो. चलो आ जाओ, कहां से शुरू होगी गाड़ी बेटा? रिडक्शन इन टर्नओवर. लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. रिडक्शन इन टर्न. ओके, पहली हेडिंग देंगे रिडक्शन इन टर्नओवर. लिखो बेटा स्टैंडर्ड टर्नओवर. बातें नहीं प्लीज प्लीज. स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है बेटा आपका? 1 फरवरी 2015 से लेके 30 जून 2015. ओके, अब मेरे को कितना दिया? 4,20,000 बेटा. उसके बाद कौन सा ट्रेंड है आपका? ट्रेंड बोला उससे क्वेश्चन में कुछ? कितने नहीं बोला? बोला है तो हाँ, अच्छा मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, लास्ट पैरा में लिखा हुआ है. There has been a considerable increase in the trends in the date of the last annual account. It had been agreed that adjustment of how much? 15% to be made in respect of the upward trend. अगर कभी डाउनवर्ड दे दिया तो माइनस का, लेकिन वैसा जनरली होता नहीं बिजनेस में, ठीक है. अपवर्ड ट्रेंड 15%. सो अपवर्ड ट्रेंड 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, कितना हो रहा है बेटा? 63,000. यह आ गया आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर. एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर यह आएगा आपका 4,83,000 आ जाएंगे, लेस एक्चुअल टर्नओवर. एक्चुअल टर्नओवर 1 फरवरी 2016 से लेके 30 जून 2016. 1 लाख कितना दिया बच्चों? 50,000. तो ये आ गया आपका रिडक्शन इन टर्नओवर. कितना आ रहा है? 3,33,000. रिडक्शन इन टर्नओवर. रिडक्शन इन टर्नओवर. ओके, तो हमारा सेल्स कितने से कम हुआ बेटा? 3,33,000. ठीक है. अब उसके बाद इसमें क्या अपन इस पे क्या इतने से सेल्स कम हुआ, क्या इसका ये मतलब होता है कि बेटा हमारा नुकसान भी इतने का हुआ? नहीं. इसमें कितने प्रतिशत प्रॉफिट है और कितने प्रतिशत इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, तो अपन कैसे निकालते हैं? जीपी रेशियो. सो सेकेंड वर्किंग नोट विल बी जीपी रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000. अच्छा, उसमें कहाँ सॉरी बराबर है. एक करेक्शन करना बेटा नोट्स में. अगर आपकी 40,000 है, 40,000 नहीं है, एक करेक्शन है बेटा. दिस इज 1,40,000. करेक्ट कर लो. बुक में बाय मिस्टेक मैंने करेक्ट नहीं किया, बैच में भी अब कर लूंगा. दिस 1,40,000. करेक्शन कर लेना बेटा मेरे नोट्स में. हाँ, 1,40,000 है. 1,40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 1,12,000. सेल्स कितना है? 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना परसेंट आ रहा है? 30%. डन. तो आपने नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वाला क्लेम कर लिए कैलकुलेट. कैसे करे बेटा, समझ में आया आपको? हाँ और ना. ठीक है. अब तीसरा अपन करते क्या? एडिशनल एक्सपेंसेस बेटा, लेकिन वो उसमें अपने को लगता है एडजस्टेड एनुअल टर्न. तो वर्किंग नोट नंबर 3
एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, सिर्फ हेडिंग देंगे आप लोग। एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कहां से भाई, डेट 1 to 15 से लेके 31/1/16, पक्का ना? हाँ, कितना? 9 lakhs। एड अपवर्ड ट्रेंड, 9 lakhs मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बोला, कितना आ रहा है? 1,35,000। ये फिगर आपकी होगी बेटा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। कितना हो रहा है बोलो? 10,35,000। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, बोलो या उसको एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये इसको आप बुलाओ एडिशनल एक्सपेंस के नाम से। ओके, पहला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, कितना है बताओ? 13,400। सेकेंड, सेल्स ड्यू टू एडिशनल expenses मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। कितना है बेटा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस? हाँ, 1,50,000। ऐसा स्पेसिफिकली तो वहां पे दिया नहीं है उसने, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। एक्चुअल टर्नओवर को अपन क्या मानते बेटा फिर, कि हमारा वो ऐसा अज्यूम करते कि वो किसकी वजह से हुआ है, वो हमारा किसकी वजह से है बोलो? एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से। ठीक है, एक सेकेंड रुकूंगा। ठीक है, सो आपका 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना हो रहा है बेटा? 45। रुको एक मिनट, हड़बड़ी नहीं करना, इसके नीचे नोट लिखो। नोट लिखेंगे हमेशा, अगर नहीं दिया तो एक्चुअल के अपन क्या मानते? सेल्स ड्यू टू एड। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नोट लिखना बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, in the absence of information regarding sales due to additional expenses, it is assumed that all actual sales is due to additional expenses. All actual sale is due to बेटा additional expense। अब नहीं दिया तो अपन क्या मान लेते? वो पूरा का पूरा इसी की वजह से हुआ। अगर पिछले क्वेश्चन में दिया था वो 4 लाख, तो अपन ने 4 ही लिए थे फिर। ठीक है, चलिए अब आ जाओ आप सी पॉइंट पे। एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured standing charges, uninsured standing charges। बताओ एडिशनल एक्सपेंस कितना है बेटा? 13,400। ग्रॉस प्रॉफिट कितना रेशो? 30%। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करें अपन ने 10 लाख
35,000 डिवाइडेड बाय 30% ऑफ 10,35,000 प्लस अनइंश्योर्ड कितना है बताओ 16,000। बेटा ये 16,000 कैसे निकाला समझा आपको? टोटल माइनस इंश्योर्ड, आप इंश्योर्ड तो अनइंश्योर्ड आया, सबको पता, आपने लिखे थे ना वहां पे। हाँ तो चलो बताओ कितना आ रहा है बेटे, अब आप ही कैलकुलेट करके फाइनल फिगर बोलो मेरे को। 12,043, ठीक है। लोवेस्ट इज अलाउड, दैट इज ₹12,743। हो गया खत्म। अब क्या करना है अपने को, अपन ने निकाल ली ना, अब वो स्टेटमेंट बनाना रहेगा बेटा अपने को, ठीक है। चलिए इसके बाद नीचे लिखेंगे आप लोग, नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अंडर प्रॉफिट पॉलिसी। तो पहली चीज अपन करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्नओवर। बेटा रिडक्शन टर्नओवर कितना हुआ, टर्नओवर में रिडक्शन कितना हुआ 3,33,000। ये मैंने लाया वर्किंग नोट नंबर 1 से। इसमें नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस रिप्रेजेंट करता है 30%। तो कितना आ रहा है बेटा 900। तो दो चीज का क्लेम हमने कर ली, नेट प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 4 कितना आया 12,743। तो बेटा ये टोटल आ जाएगा आपका 1 लाख, कितना आएगा 12,643 आ रहा है ना, ठीक है। अब कुछ सेविंग है क्या अपनी, लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना बेटा 4,900। तो यहां पर ये आ गया आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट 1,07,743। ठीक है, अच्छा सॉरी, अब ठीक है। ओके चलिए, अब उसके बाद बस हो गया बेटा, एवरेज क्लॉज लगाना है, खत्म। लिखिए सबने, इतना स्लाइड चेंज करो। ओके इसके नीचे लिखो बेटा एवरेज क्लॉज। ओके इंश्योरेबल सम जीपी रेशो मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। कितना आ रहा है बेटा 3,10,500। इसका कैलकुलेशन चाहो तो बता दो। एडजस्टेड कितना था 10,35,000 का 30% है, ठीक है। इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट 2,04,000। therefore average clause will apply. Therefore average clause will apply. Claim equals to policy amount
इंश्योरेबल सम डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम मल्टीप्लाई बाय लॉस। पॉलिसी अमाउंट है हमारी 2,48,400। आपने कराना चाहिए था लेटेस्ट सेल और उसमें ट्रेंड ये सब ऐड करके जो था आपने कराना चाहिए था 3,10,500। लॉस कितना आया था अपना 1,07,743। कितना आ रहा है 4। ओके डन। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बेटा अभी 27। ठीक है। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st of March 2070 and as a result the business was partially disorganized। कब आग लगी बेटा 1 मार्च को। और फिर बेटा क्या हुआ वहां पे कि बिजनेस वॉज पार्शियली डिसऑर्गेनाइज अप टू 31 अगस्त, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने। ओके। द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1,65,000। तो पॉलिसी अमाउंट हमको दिया है बेटा उसने 1,65,000 हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए क्लेम अंडर दी पॉलिसी। अब एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, तो ये आपका एक्चुअल टर्नओवर कितना है, ये तो दिया ही इसने डायरेक्ट सब एक्चुअल टर्नओवर। टर्नओवर फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 मंथ बिफोर द फायर। अच्छे से पढ़ो, उसने सिर्फ पता है आपको 12 मंथ लिखा तो आपने पट से उसको एनुअल बोले। सेंटेंस पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है, पिछले 12 महीने में जो वो करस्पॉन्डिंग पीरियड था, ऐसा मीनिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो ये कितनी, ये आपका है स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, स्टैंडर्ड टर्नओवर है। उसके बाद अब ये है आप जो चाह रहे थे, टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली। वहां पे क्या लिखा था, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसा थोड़ा इमीडिएटली मतलब ये क्या हो गया बेटा आपका एनुअल टर्नओवर। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब मेरे को बताओ बेटा, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड दिया है तो टोटल आ जाता है। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ना सेंटेंस। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेंड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ द फायर, इट वाज अग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट टू द अपवर्ड ट्रेंड। मतलब ट्रेंड कितना बोला 10%। The company incurred additional expenses amounted to ₹9,300 immediately after the fire। तो ये additional expense हुआ बेटा। But for these expense, अब ये मैं ना आप चाह रहा था आपको, मैं आपको 2 मिनट समय दे रहा हूँ। जब मैंने आपको समय दिया मतलब समझ जाना कुछ डेंजर है। But for these expenditure, अच्छे से पढ़ना। But for these मतलब 9,300। But for these expenditure, the turnover during the period of dislocation would have been, अब आप पढ़ो अच्छे से, वुड हैव बीन ओनली ₹55,000। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं। एक्चुअल टर्नओवर कितना है आप देखो क्वेश्चन में पहले 18,000। अभी 80,000। ठीक है बेटा, अब ये सेंटेंस पढ़ो और आप मीनिंग निकालो और मैं आपसे पूछता हूं मेरे को सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस आप बताना। हाँ, बाकी सब अच्छे से पढ़ना सेंटेंस, और मैं बोलो सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस बताना बेटा। हाँ, एक्चुअल 80 है, ये सेंटेंस पढ़े और अब मेरे को बोलना सेल्स ड्यू टू। हाउ मेनी ऑफ से 25,000? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ से 55? बाकी एवरेज। द करेक्ट आंसर इज 25। एक, ठीक है। अब मीनिंग देखो, उसने क्या बोला बेटा, वो जो एडिशनल एक्सपेंस हुआ, कोई बात नहीं सोचे तो आपने, वो जो एडिशनल एक्सपेंस हुआ बेटा आपका 9,300 का, अगर वो नहीं है तो टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड वुड हैव बीन, अगर वो खर्चा नहीं होता वुड हैव बीन मतलब तो फिर आपका टर्नओवर 55 ही होता। वुड हैव बीन मतलब उतना होता अगर ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता, तो मतलब एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता तो टर्नओवर कितना होता बेटा
55,000 का, अभी कितना हुआ 80, मतलब उसकी वजह से कितने से बढ़ा 25,000 से। समझ में आई चीज है? तो अभी आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ऐसे लिखना चाहिए आपने, यहाँ दो एरो, ऐसे लिखना, जैसे मैं बोल रहा हूं हिंदी में कुछ नहीं होता लिखना। अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता, अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता, अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता तो टर्नओवर 55,000 ही होता, तो टर्नओवर 55,000 ही होता। इसका मतलब, बहुत हिंदी में हो गया ना, इसका मतलब सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस 25,000 है। सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना है बेटा 25,000। आप ब्रैकेट में लिख भी लेना 80 माइनस 55, 80 माइनस 55, ठीक है बेटा, बस और कुछ भी नहीं अब क्वेश्चन में, ये एक चीज थी बस, हो गए। अब कहां से शुरू करूं कहानी, आपको पता है बेटा? कोई डाउट बेटा? हाँ कोई डाउट? अच्छा अच्छा अच्छा, स्लाइड है, ठीक। अब आपको पता है क्या करना है बेटा, कहानी कहां से शुरू हो जाएंगी आपकी, रिडक्शन इन, बस वही कहानी चलते रहेंगी अपनी, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, रिडक्शन इन टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर एक 3/2016 से लेके 31 अगस्त 2016, 16 ही है ना? हाँ नोट से, यस। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल टर्नओवर 17 है, 21 है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ 17 है ना डेट। अच्छा स्टैंडर्ड 16 है, सॉरी, यस 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 सॉरी, बराबर। कितना है आपका 2,40,000। एड अपवर्ड ट्रेंड एट द रेट 10%, तो 2,40,000 का 10% कितना हुआ है आपका 24,000, डिवाइडेड बाय, सॉरी टोटल कितना हो रहा है आपका 2,64,000। तो ये आ गया आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, ओके, लेस एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर कितना दिया आपको 80,000 है ना। ये आपका 1/3/17 से लेके 31 अगस्त 17, 80,000, 1,84,000। रिडक्शन इन टर्नओवर, ओके। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, जीपी रेशियो। सो वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो equals to net profit plus insured standing charges, divided by sales multiply by 100। बेटा नेट प्रॉफिट कितना दिया है 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, सेल्स 5 लाख, कितना आएगा ये 30%, ओके। तो सेल्स हमारा रिड्यूस हुआ 1,84,000 में, और उसमें आप 30% नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस।
वर्किंग नोट नंबर 3 कौन सा रहेगा बेटा? एडजस्टेड, लिखेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर एक तीन 16 से लेके 28/2/17, सही है ना? कितना है बेटा? 6 लाख। एड अपवर्ड ट्रेंड कितना है? 10%, 60,000। तो आ गया आपका 6,60,000। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ओके। ओके, लिखिए सबने बेटा। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? एडिशनल एक्सपेंसेस। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, दिस इज एडिशनल एक्सपेंसेस, ओके। फर्स्ट एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, $25,000 कहाँ है बेटा? दैट इज सेल्स ड्यू टू एडिशनल, वो तो सेल्स की फिगर है बेटा। पढ़ो सेंटेंस अच्छे से, उसी के पहले थोड़ा सा रिवर्स जाओ, थर्ड लाइन। हाँ, 9,300 है बेटा। जो आप बोल रहे हो वो क्या है? सेल्स ड्यू टू सेल्स, उसी को तो एडिशनल एक्सपेंस बोलते। क्या एडिशनल खर्चा क्या किया आपने? हाँ, तो मगर मैंने अभी पूछा कि एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ? 9,300 गिवन। सेकेंड, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। ये कितना रहेगा बेटा आपका? मैं ऐसे लिख देता हूं भला, यहाँ पे 80,000 एक्चुअल है, लेकिन अगर वो एडिशनल एक्सपेंस नहीं होता तो 55 होता, मतलब 25 उस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से हुआ। 30% कितना आ रहा है? 7,500। एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर divided by gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured standing charges, uninsured standing charges। तो एडिशनल एक्सपेंस है 9,300, ग्रॉस प्रॉफिट 30%, किसका बेटा? 6,60,000। बातें नहीं, 30% 6,60,000 का प्लस अनइंश्योर्ड कितना है? 5। अब आप ये कैलकुलेट करो, फाइनल फिगर बताना मेरे को। 9,071। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। लोवेस्ट इज अलाउ, that is rupees 907, sorry 7,500, 7,500, ओके ओके। अब उसके बाद क्या हो गया? वो अपने को फाइनल स्टेटमेंट बनाना रहेगा बेटा।
कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अंडर प्रॉफिट पॉलिसी. First, in respect of reduction in turnover. तो रिडक्शन इन टर्नओवर बेटा, रिडक्शन इन टर्नओवर हुआ कितना? 1,84,000. ये कहाँ से फिगर लिया हमने? वर्किंग नोट नंबर 1 से. मल्टीप्लाई बाय 30%. ये कहाँ से लिए? वर्किंग नोट नंबर 2 से. कितना आ रहा है? 55,200. Second, in respect of additional expense. कितना है बेटा? वर्किंग नोट नंबर 4, 7,500. 62,700 less savings in insured standing charges. कितना? 2,700. तो ये आ गया आपका 60,000. लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट. ओके. ओके, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, आखिरी पार्ट के एवरेज क्लॉस. खत्म. कभी स्लाइड आगे अगर आप रह गए तो बोल देना मेरे को, मैं ठीक है. एवरेज क्लॉस. इंश्योरेबल सम निकालेंगे पहले. इंश्योरेबल सम जीपी रेशो मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर. टर्नओवर कितना आ रहा है मेरे को पहले अमाउंट बता दो. 1,98,000. सबको पता है ना कैसे कैलकुलेट करें? कि करके ब्रैकेट बोल दो. नहीं तो कितना था बोलो मेरे को. वो मल्टीप्लाई बाय 30% इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट. देयरफॉर पॉलिसी अमाउंट कितनी बेटा? 1,65,000. Therefore, average clause will apply. Claim equals to policy amount divided by insurable sum मल्टीप्लाई बाय लॉस. तो पॉलिसी हमारी 1,65,000 की है, लेकिन होना चाहिए था 1,98,000. लॉस कितना था? 60,000. बताइए कितना आ रहा है? 50,000. ओके, 50,000 हुआ बेटा. अब इसके बाद वाला जो अभी तक तो वैसे ही अपन करते आ रहे थे, थोड़ा बहुत कहीं मीनिंग इंटरप्रिटेशन अलग था तो अपन देखते गए बेटा. अब ध्यान से सुनिए बेटा. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22, ये अभी तक एग्जामिनेशन में नहीं है. आज आपको मैं होमवर्क भी दो दूंगा प्रैक्टिस ड्रिल के, और आप आसानी से पूरे क्वेश्चन कर लोगे, मेरे को पता है. जैसे ऐसे ही रहेंगे सारे, वो भी सब एग्जाम के प्रैक्टिस ड्रिल में भी बेटा. तो प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा एग्जाम में आया ही नहीं कभी, और ये बहुत अलग, बहुत तो नहीं लेकिन अलग क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना है. तो ये इंतजार में कोई अटेम्प्ट के जिस दिन इंस्टीट्यूट को लगा अब इनको एक हाथ क्वेश्चन तो देती है ना ऐसा उठा के उठा पटक, तो वो ये दे देंगी. तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. इंपॉर्टेंट सभी होते हैं लेकिन आया नहीं है तो वो लोग क्या, एक देखो दो अप्रोच रहती है. आया है अटेम्प्ट नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा ना. कैसा रहता अपने को क्या लगता, अभी तक आप बीकॉम में कैसे पढ़ते? ये नहीं आया तो नहीं चाहेगा, जो आया वो पढ़ लेते, पिछले 5 अटेम्प्ट के बीकॉम हो जाता है अपना. ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं आया है तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो आएगा. ठीक है, अब देखो बेटा
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर बिल्ड वेल लिमिटेड हुज बिजनेस प्रीमाइसेस वाज पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बहुत अच्छे से आराम से सोच समझ के बात करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब सम इंश्योर्ड फ्रॉम, अभी शुरू होना था क्या, सम इंश्योर्ड फ्रॉम 31 दिसंबर 2011। व्हाट इज दिस सम इंश्योर्ड बेटा? एकदम मेरी बात सुनना और साथ साथ चलना बेटा भी क्वेश्चन में। सम इंश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट है 4 लाख रुपए। अब पीरियड ऑफ इंडेमनिटी बहुत दिया है, पे कितना दिया है? 12 महीने, ठीक है। डेट ऑफ डैमेज कब हुआ? अब मेरे को बताओ, आपने सम इंश्योर्ड फ्रॉम 31 दिसंबर, मतलब आपने पॉलिसी कब निकाले? 31 दिसंबर। आपका जैसी ही साल शुरू हुआ पहले दिन ही आग लग गई। पहले दिन ही क्या हो गया बेटा? आग लग गई। अब डेट ऑन विच डिसरप्शन ऑफ बिजनेस सीज्ड 31 अक्टूबर, मतलब वो 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा। अब समझना आप मेरी बात, मेरे को एक बात बताओ, किस दिन हमारे आग लगी? 1 तारीख को ही हो गया ना, डेट ऑफ डेथ, साल के शुरुआत में ही हो गया बेटा। अब साल में आप आगे भी फिगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर साल के। अब जो मैं वर्ड्स बोलता हूं ना एकदम दिमाग में घूमना चाहिए। 1 जनवरी को ही आग लग गई बेटा, मतलब इस क्वेश्चन में जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है और जो एनुअल टर्नओवर है वो एक ही रहने वाला है। क्यों एक रहने वाला है? क्योंकि पिछले साल का सेल वो, और पहले दिन ही आग लग गई तो एग्जैक्ट पिछले साल का सेल वही रहेगा ना, हाँ और ना। तो एनुअल टर्नओवर और लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का सेल क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। बस फर्क ये है कि एनुअल टर्नओवर में अपने को ट्रेंड लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़े बेटा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी वॉज ग्रॉस प्रॉफिट बट ओनली नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड। इसने खुद ने हमको ऐसे बताया, लेकिन वो नहीं भी बताता तो हमको पता है कि वो बोलता है कि पॉलिसी ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या कवर है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब आप हमको बताओ, वो नहीं भी बोलता तो अपने को पता है कि यहां पे जीपी का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। और मैं जो कह रहा हूं ना अच्छे से सुनना है कि जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर सेम है, तो आपको ये हमेशा फिर रिवीजन के वक्त भी ये सब पता रहना चाहिए कि मैंने क्या बोला। कभी कुछ ऐसा नया लगा तो लिख लेना वहां पे, ठीक है। मैं एक मेरे को लास्ट ईयर टर्नओवर एंड एनुअल टर्नओवर विल बी सेम। ये बात अलग है कि एनुअल टर्नओवर में मैं ट्रेंड लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले दिन ही क्या लग गई बेटा? आग लग गई, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे आया और मैंने वहां पे देखा कहता है मेरे को द बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड। क्या मतलब होता है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड का? मतलब ये फिगर्स कहां से आई है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब अच्छे से समझना, द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 वॉज ₹3,60,000। सोच समझ के बात करेंगे बेटा। ये 3,60,000 रुपए पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये फिगर आपने कहां से लाए? मैंने अभी हाईलाइट किया ना ऊपर, कहां से लाए? बुक्स ऑफ अकाउंट से। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ग्रॉस प्रॉफिट है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ये नहीं होता, क्योंकि ये कहां से आया 3,60,000 रुपए बेटा? बुक्स ऑफ। क्या बोला उसने? द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 वॉज ₹3,60,000। तो ये वाला है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है क्या? क्या होता है? नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 वॉज ₹12 लाख विच वॉज ऑल्सो एनुअल टर्नओवर इन दिस केस। आपके इसमें एनुअल टर्नओवर वर्ड है? नहीं, एक्चुअल तो नहीं होगा। पिछली बैच में एनुअल नहीं लिखा था इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ले प्रॉपर का, हाँ ठीक है, करेक्ट है। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल 2011 कितना है? 12 लाख। मतलब पिछले साल का ये एक्चुअल टर्नओवर आता है वर्ड, तो ये मत सोचना अभी जिस वक्त बिजनेस डिस्टर्ब रहा उस वक्त। सेंटेंस पढ़ना बेटा। क्या बोला उसने? द एक्चुअल टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2011, मतलब पिछले साल का सेल कितना था? 12 लाख। विच वॉज ऑल्सो द एनुअल टर्नओवर इन दिस केस। ऐसा क्यों बोला? पहले दिन ही आग लगी, तो एक्चुअल भी पिछले साल का भी वही है बेटा और एनुअल भी वही। आराम से समझना।
द टर्नओवर फॉर द पीरियड 1st January to 31st of October in the year preceding the loss was ₹10 lakh. क्या है? अच्छे से पढ़ना. The turnover for period 1st January 30th October in the year preceding the loss. What is this? Standard turnover. समझ में आया आपको? 1 जनवरी से 31 अक्टूबर इस साल का है कि पिछले साल का है? Preceding the loss मतलब लॉस तो 1 तारीख को हो गया ना, पिछले साल का. तो कौन सा टर्नओवर है बेटा? स्टैंडर्ड टर्नओवर. आपको समझ में आया क्या लिखे हमने? स्टैंडर्ड टर्नओवर. हाँ, ये बात अलग है कि जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ट्रेंड को एडजस्ट करना पड़ता है. कौन सी 2 जगह ट्रेंड आता है बेटा? स्टैंडर्ड और एनुअल. अभी तक कहानी समझ में आई आपको? ठीक है. ड्यूरिंग डिसलोकेशन ऑफ पोजीशन इट वाज लर्न दैट इन नवंबर दिसंबर 2011, मतलब ये कब की बात कर रहे हैं बेटा? 2011. आग कब लगी? 2012 में. तो कहता है ड्यूरिंग डिसलोकेशन ऑफ द पोजीशन इट वाज लर्न दैट इन नवंबर दिसंबर 2011 देयर हैज बीन एन अपवर्ड ट्रेंड इन बिजनेस डन compared with the figure of the previous year, and it was stated that had the loss not occurred, the trading result for 2012 would have been better than those of the previous year. वो कहता है कि हमको ये एहसास हुआ कि पिछले साल, अगर अभी तो वो हो गई, घटना हो गई है, लेकिन वो कहता है कि अगर ये इवेंट घटना नहीं होती, जो आग नहीं लगती थी, तो हमारा पिछले साल का नवंबर और दिसंबर में बड़ा अच्छा परफॉर्म हमने किए थे पिछले साल. अगर ये इवेंट नहीं होती तो इस साल बहुत अच्छी ग्रोथ होती. वो हम कैसा सेंटेंस कह रहे हैं. ठीक है. अब मैं आगे आता हूं बेटा. अब क्या हुआ यहां पे? द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल अपॉइंटेड टू असेस द लॉस एक्सेप्टेड दिस व्यू एंड एडजस्टमेंट वेयर मेड टू द प्री डैमेज फिगर टू ब्रिंग देम अप टू द एस्टिमेटेड अमाउंट. अंडरलाइन द वर्ड एस्टिमेटेड अमाउंट बेटा. एस्टिमेटेड अमाउंट विच वुड हैव बीन को भी अंडरलाइन करो, रिजल्टेड इन 2012. ठीक है. और यहां पे एक्सेप्टेड वर्ड को वो कर लेना. ठीक है. अब हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना बेटा. इस पे मैं आता हूं. ये फिगर्स मेरे को दी बेटा 2011 की. कब की दी बेटा? 2011 की. तो 2011 में वो कहता है जनवरी में कितना सेल्स था? 90,000. ये कितना था आपका? फिर यहां पे सेल्स फरवरी से अक्टूबर कितना था बेटा? 9,10,000. और नवंबर दिसंबर में कितना था? 2 लाख. आराम से अच्छे से समझते बेटा. अब मैं कहता हूं आपको ये प्री डैमेज को ध्यान ही मत दो, बस इतना पहले कॉलम पे, तो फिर मैं बोलता हूं क्या प्री डैमेज एंड ऑल. अगर आप ये 2 फिगर की टोटल करो, ठीक है बेटा, ये 2 फिगर की टोटल करो, कितना आ रहा है हमको बताओ? 10 लाख आ रहा है. ये 10 लाख आ रहा है पिछले साल जो ये टर्नओवर हुआ है. वो प्री डैमेज और डैमेज का मैं बाद में बात करता हूं. पिछले साल जनवरी से लेके अक्टूबर तक के कितना टर्नओवर था बेटा? 10 लाख. नवंबर दिसंबर में 2 लाख हुआ. एक एक चीज क्रॉस चेक करेंगे अपन. तो ये जो 10 लाख है बेटा, वो स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये कब की फिगर से बेटा? 2011 की. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2012 में परफॉर्मेंस अच्छा होगा. उस पर मैं आता हूं. तो ये बताओ कितना हुआ? 10 लाख. तो अगर ये जनवरी से अक्टूबर तक फिगर है, तो हमारा इस साल भी बिजनेस डिस्टर्ब जनवरी से अक्टूबर तक रहा बेटा. तो ये पिछले साल का जनवरी से अक्टूबर है, तो ये स्टैंडर्ड टर्नओवर होना चाहिए ना. कितना है? 90,000. 9,10,000 कितना है बेटा? 10 लाख. ये देखो यहां पे कितना दिख रहा है? 10 लाख. पहली चीज. ठीक है. अब मैं कहता हूं पिछले साल नवंबर और दिसंबर में कितना सेल हुआ बेटा? 2 लाख. तो ये 10 और 2 कितना हुआ? 12 लाख. ठीक है बेटा. अब मेरे को बताओ, मैं क्रॉस चेक, अच्छा क्रॉस चेक है, ये 12 लाख देखो हुआ. क्रॉस चेक आपका 12 लाख. ठीक है. मैं और एक तरीके से बताता हूं बेटा. अब मेरे को आगे कहता है 12 लाख को, ये देखो यहां पे इसने दिखा हुआ भी 12 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला? 3,60,000. ऊपर देखो ए पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000. तो ये फिगर फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट से ली गई बेटा. ठीक है. अब मैं अगर आगे कहता है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना कहता है? ये 30% 2011 का बेटा. अब समझना यहां पे मैं कहता हूं 3,60,000 रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ. सेल्स था पिछले साल का पूरा 12 लाख. ये कितने परसेंटेज आता है आप बताइए मुझे? 30%. तो नीचे क्या बोला? 30%. मगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये मेरा जीपी रेशियो रहेगा कि मैं सॉल्व करूंगा? तो क्यों नहीं रहेगा? ये बुक्स ऑफ अकाउंट का है बेटा. हमारा जीपी रेशियो का मीनिंग अलग होता है. फिर वो कहता है एक्चुअल इतना था 32% एडजस्टेड फॉर 2012. अब इसका मीनिंग समझना बेटा. अब मेरे को यहां पे कहता है कि जो हमने
वो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल को बुलाया बेटा, उसका एक बंदा आया और उसको हमने बोले कि सर बताओ आपको क्या लगता है कि 2012 में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि जनवरी में 10 से बढ़ेगा और जनवरी में 2012 में एक्सपेक्टेड था, हुआ कुछ और, आग लग गई। एक्सपेक्टेड कितना था बेटा? 1 लाख। फिर आपका फरवरी से अक्टूबर कितना रहेगा? 9,60,000, ठीक है। और ये कितना है बेटा? 2,10,000। तो आप मेरे को बताइए ये टोटल कितना हो रहा है? 12,70,000। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, यहाँ पे ट्रेंड का परसेंटेज नहीं दिया, उसने अमाउंट में यहाँ पे खेला और अपने को समझना होगा। वो मेरे को बताओ पिछले साल का टर्नओवर कितना था? ऊपर देखो 12 लाख। आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल आप आए, आप में सर देखिए इस साल हमारा टर्नओवर 12 लाख रुपए है, तो ट्रेंड क्वेश्चन में देता तो अपन मान लेते, मगर इन्होंने बोले कि सर 12 लाख इस साल है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि अगले साल आपका सेल कितना होना चाहिए था? 12,70,000। तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं साल के पहले दिन 2012 में, 1 जनवरी 2012 को बेटा, पिछले साल का टर्नओवर कितना था मेरा? 12 लाख। अब मेरे को परसेंटेज अगर बोल देता ट्रेंड का, तो मैं 12 लाख में क्या कर लेता था? ऐड करके एनुअल टर्नओवर पूरा निकाल लेता था अगले साल का। हाँ ना, पिछले 1 साल का टर्नओवर में ट्रेंड को ऐड करता था, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ जाता था ना। समझ में आई चीज? तो यहां पे परसेंटेज नहीं दिया। आप मेरे को बता सकते हो ये 12,70,000 क्या एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है क्या? सोच के बोलना। परसेंटेज नहीं दिया, अमाउंट दिया। क्या दिया उसने अमाउंट बेटा आपको? पिछले साल का कितना है? 12 लाख। ये जो 70,000 क्या है कि एक्सपेक्टेड था इतने से सेल बढ़ेगा, तो वो क्या है फिर? वो ट्रेंड है ना। तो ये क्या हुआ ट्रेंड आपका? 12,70,000। तो देखो उसने आपको इज्जत से नहीं दिया परसेंटेज, आपको घुमा के दिया उसने कि पिछले साल का सेल था 12 लाख, आप उम्मीद कर रहे हो कि अगले साल का ट्रेंड, परसेंट में नहीं बोला, अमाउंट में बोला कि 70 से बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा जो ये 12,70,000 है, दिस इज व्हाट बेटा? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इस देखो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं है, पूछने ही वाले बस, आपका अटेम्प्ट ही हो सकता है वो, ठीक है। तो कितना हो? 12,70,000। तो आप क्या करोगे बच्चों, वहां पे आपके नोट्स में ये 12,70,000 को ऐसे एरो दो और यहां पे लिखो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछते जा रहा हूं। अब मेरे को बताओ बेटा, पिछले साल हमारा, अच्छा स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना था? स्टैंडर्ड टर्नओवर इस साल ये था ना 10 लाख था ना, दिस इज, अच्छा लिख देता हूं, ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड टर्नओवर। कैसे पहचाना आप समझे ना? स्टैंडर्ड टर्नओवर, ठीक है। अब ये आए थे ऑफिशियल, इनको मैंने सर ट्रेंड है हमारा, तो इन्होंने अमाउंट नहीं बोले, इन्होंने क्या बोले? सॉरी परसेंटेज नहीं बोले, उन्होंने क्या बोले? अमाउंट। तो उन्होंने बोले कि इस पीरियड में जनवरी से लेकर अक्टूबर में उम्मीद करी जाए, जैसे पिछले साल का करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल्स कितना था बेटा? 10 लाख। लेकिन ट्रेंड इसने परसेंटेज में नहीं बताया, उसने क्या बोला? आपका बढ़ेगा कितने से? 10,000 और ये 50, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये 90 प्लस 10 1 लाख, 9 लाख 10 प्लस 50 9 लाख 60, वो ऐड करके आ रहा है वो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, वो स्टैंडर्ड टर्नओवर है 10 लाख, तो उसमें ये ट्रेंड परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में ऐड करके जो ये आ रहा है, ये क्या रहेगा? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। समझ में आई चीज बेटा? बस यहां पे फर्क क्या हो रहा है, वो आपको डायरेक्ट परसेंटेज से नहीं दे रहा है, वो आपको घुमा, देखो पहले तो उसने यही घुमा दिया साल के पहले दिन, तो पिछला टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर विल बी सेम। अब बोले भाई ट्रेंड बता देता तो मैं करस्पॉन्डिंग फिगर में वो ले लेता, परसेंटेज लगा देता स्टैंडर्ड टर्नओवर में और एनुअल में। उसने हमको परसेंटेज नहीं बताया, उसने अमाउंट बताया, तो हमने अमाउंट बने बाद, मतलब वो ट्रेंड के बाद, ये क्या है आपका? ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, और ये फिगर थी, तो पिछले साल की उसमें ट्रेंड करे तो वो आपका एडजस्टेड आ रहा है वहां पे। तो ये फिगर आपकी कितनी होंगी स्टैंडर्ड टर्नओवर बेटा? 9 + 1 10,60,000। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब ये उम्मीद करी गई थी बेटा, हमने, हमारे पास रिडक्शन इन टर्नओवर, सॉरी एक्चुअल टर्नओवर हमारे पास है। एक्चुअल टर्नओवर कितना है अपना?
एक सेकेंड, कहीं पे एक्चुअल, एक मिनट, द एक्चुअल टर्नओवर, अच्छा पिछले साल का दिया है ये, आगे पढ़ता हूं, देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है बेटा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ये 32% का एडजस्टेड फॉर 2012। अब आप कैलसी लो हाथ में, 4,06,400, 4,06,400 डिवाइडेड बाय 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, वो 32% आएगा, आया, ठीक है। तो वो अपना उम्मीद है, वो आप उनका एक्सपेक्ट था कि 32% विल बी द जीपी रेशियो। आप सुनो मेरी बात, बहुत अच्छे से समझना बेटा, आपका नॉर्मल बिजनेस का जीपी रेशियो कितना है? 30%। वो हमारे कोई काम का नहीं है। अब हमको उम्मीद थी कि अगले साल जीपी रेशियो कितना होगा? 32%। मतलब उनको लग रहा है बिजनेस में क्या होने वाली है? ग्रोथ होंगी, और 2% से ग्रोथ होंगी बेटा। अब मेरे को बताओ, मगर तो भी ये क्या हमारे काम का है कि जीपी रेशियो? नहीं, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। मगर कुछ नहीं, मगर आपने फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रॉस चेक करे, 30% और 32%। आगे कहता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग अमाउंटेड टू ₹1,80,000। ये क्या है बेटा? एडिशनल एक्सपेंस। देयर वाज ए क्लॉज इन द पॉलिसी रिलेटिंग टू सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड एंड दिस अमाउंटेड टू ₹28,000। कितना है वो? 28,000। स्टैंडिंग चार्जेस नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस अमाउंटेड टू रुपीज बेटा 20,000 पर एन। अब मेरे को पता नॉट कवर्ड क्या है, तो फिर तो यहाँ प्रॉब्लम है। अनइंश्योर्ड दिया उसने, इंश्योर्ड बताया नहीं है, नेट प्रॉफिट बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे वो निकलेंगे, निकल जाएंगे, एक तरीका बताऊंगा, नया तरीका आपको पता चल जाएगा। लेकिन तो हाँ, ये दिया एक्चुअल टर्नओवर। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर जनवरी वाज नील। इस साल आगे लग गई, तो जनवरी में कुछ भी सेल नहीं हुआ है। एंड फॉर द पीरियड फेब्रुवरी टू अक्टूबर 2012 ₹8 लाख। तो फरवरी से अक्टूबर 8 लाख, मतलब एक्चुअल टर्नओवर कितना है? 8। तो अपने को फिगर पता चल गई सब। ये कौन सी फिगर है? एक्चुअल। ऊपर एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाल लिए बेटा। हाँ, तो स्टैंडर्ड पता, एडजस्टेड स्टैंडर्ड पता, एक्चुअल पता, रिडक्शन इन टर्नओवर निकाल लेंगे। जीपी रेशियो ये वाले मेरे काम के नहीं है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ अनइंश्योर्ड दिए, कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूंगा। जीपी रेशियो निकल जाएगा। फिर तीसरा क्या था बेटा? एडजस्टेड स्टैंडर्ड एनुअल टर्नओवर। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ट्रेंड तो नहीं दिया उसने, परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन अमाउंट से हमने निकाल ली, तो वो हमको पता है बेटा। फिर अपन बनाते हैं एडिशनल एक्सपेंस वाली वर्किंग, वहां पे सारी फिगर्स लिखेंगे बेटा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अपना नॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन की तरह उतना नहीं था, तो ये एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। अब शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले आप लिखो वहां पे रिडक्शन इन टर्नओवर। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1, रिडक्शन इन टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर बेटा 1 जनवरी 2011 से लेके 31 अक्टूबर 2011। आराम से एक एक चीज बोलना बेटा। रुको रुको, मैं ऐसे लिख देता हूं। अभी मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, एग्जामिनर को नहीं पता ना कि बेटा, आपको तो बताना पड़ेगा उसको एक एक चीज। जनवरी में कितना था? 90। फिर कितना हुआ? 1 मिनट, सॉरी, एडजस्टेड ही निकाल लेते, ऐसा भी कर सकते 90 + 10। ये डायरेक्ट आप ये फिगर लिखोगे तो आपका वो एडजस्टेड जाएगा 1 लाख, और ये 9,60,000 लिखो यहाँ पे 1 लाख। फिर आपका फरवरी से लेके अक्टूबर तक के बेटा कितना था? 9,60,000। तो ये क्या हुआ आपका? 10,60,000। ये ऑलरेडी क्या है बेटा? ये कौन सी फिगर है? स्टैंडर्ड है कि एडजस्टेड है? एडजस्टेड। आप चाहो तो ऊपर लिख दो यहाँ पे एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। ट्रेंड परसेंटेज में नहीं है यहाँ पे, किस में बच्चों? अमाउंट में। तो अमाउंट फाइनल फिगर ही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसमें से क्या माइनस होगा? एक्चुअल टर्नओवर। मैंने जो वहां पे क्वेश्चन में लिखा, आपने लिखे अपने नोट्स में एक्चुअल स्टैंडर्ड है सब, ठीक है। 1 मिनट बेटा, 1 जनवरी 2012 से लेके 31 अक्टूबर 2012 यहां पे लिखेंगे बेटा
जनवरी में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में बताया जनवरी में कितना था बेटा, नील। फरवरी से लेके अक्टूबर तक कितना दिया उसने, 8 लाख। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 8 लाख। तो यहां पे ये कितना आएगा आपका, 2,60,000। दिस इज रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर। इसके बाद क्या निकलता है बेटा, यहां ध्यान देंगे प्लीज। इसके बाद क्या निकलता है बेटा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो उसने आपको क्या नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बताया क्या, नहीं। तो एक आप एक नया तरीका आपको वैसे कैलकुलेट करना है। नीचे लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अभी जो मैं लिख रहा हूं उसको पहले देख लो। यहां पे एक्चुअल में सेल्स माइनस वेरिएबल आता है आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में मेरे को पता है बेटा, उसमें से लेस होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, तो मैं अलग अलग लिखता हूं, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, फिर माइनस होता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो फिर आपका क्या आता है बेटा, नेट प्रॉफिट। ऐसे क्या लिखा मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल लिख रहा हूं, मतलब नॉर्मल अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड माइनस इंश्योर्ड विल बी द नेट, सेल्स माइनस वेरिएबल ग्रॉस, फिर उसमें से स्टैंडिंग चार्जेस विल बी द नेट प्रॉफिट। तो ऑलरेडी अपने को ग्रॉस तो कहना है से समझ रहे, सेल्स माइनस वेरिएबल ग्रॉस, ग्रॉस माइनस स्टैंडिंग नेट। तो ग्रॉस में से स्टैंडिंग ही कर रहा हूं, लेकिन बाइफरगेट करा मैंने। कैसे बाइफरगेट किया देखो वहां पे, अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड। सो कैन आई से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ऐसा कह सकता हूं बेटा। अब अपने को कुछ पता है कि इसमें से अपन देखते हैं, अगर बेटा अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता है नॉर्मल वाला, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, तो अपने को नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड क्लब करके मिलेगा, अलग अलग चलेगा ना क्लब करके। तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूले में तो क्लब कर ही फिगर लेके अपन प्लस करते ही ना वहां पे। तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट पता है कि मेरे को बताओ, है ना। एक सेकेंड बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर आप जाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट से, 3,60,000। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा। और कितना आपका, 4,06,004। ये बहुत अलग चीज है जो मैं अभी कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी हम जीपी रेशियो लेते हैं बेटा, अपना बेस क्या मानते हैं, पिछले साल का मानते हैं। तो पिछले साल का बेस देखा जाए तो 3,60,000 है बेटा, और 12 लाख है, मतलब जीपी रेशियो आप सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ले लो 3,60,000 है ना, उसमें से अनइंश्योर्ड को माइनस कर दो तो आपको क्लब करके मिल जाएगा नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। लेकिन आप आगे भी देखोगे, जब हमने हमेशा जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे, हमने बेस वही माने बेटा, हमेशा पिछले साल को ही अपन बेस मानते। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब वो इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है और हम पॉलिसी अमाउंट तय करते, तो हम उससे ये भी डिस्कस करते, हम क्वेश्चन में अभी तक के हमने हमेशा क्या माने, पिछले साल का जो फिगर है वही हमारा बेस है, जीपी रेशियो में हमेशा वही माने बेटा। लेकिन तो भी जब इंश्योरेंस वाला आता और हम उससे पूछते कि यार हम तो पिछले साल के बेस पे पॉलिसी के अमाउंट तय कर रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आगे चल के वैसा ना हो, तो जब पॉलिसी के अमाउंट तय करते तो हम उसमें यह भी दिमाग में रखते, बेस तो लेते हैं बेटा, जब पॉलिसी के अमाउंट तय करते तो हम उस दिमाग में यह भी रखते कि आगे के सालों में हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो अगर पिछले साल की बेस पे अगर मेरे पॉलिसी अमाउंट 5 लाख आ रही, तो हो सकता है मैं उसको 6 लाख की पॉलिसी निकाल लूं, क्योंकि आगे के परफॉर्मेंस को भी ध्यान में हम रखते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन याद होगा बेटा, जीपी रेशियो आज ही की हमने 18% आया था, हमको क्वेश्चन में बोला था 2% ऐड करो। क्यों बोला, मैंने जो 18% निकाला वो तो पिछले साल के परफॉर्मेंस पे निकाला ना, मैं तो उसी को बेस मान रहा हूं हर क्वेश्चन में पिछले साल को, तो मैंने 18% ही लिया था। लेकिन क्वेश्चन में उसने मुझे स्पेसिफिकली क्या बोला, 2% ऐड करो। क्यों ऐड बोला, हमने तो 18 ही था ना लेटेस्ट, तो फिर 2 क्यों करे आपने, नहीं बोला उसने, लेकिन क्यों बोला, आपको उम्मीद थी कि परफॉर्मेंस आपका बढ़ेगा, तो आपने 2% इसीलिए बोला उसने, नहीं बोलता तो जो था वही मैं बेस मानता था बेटा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो हुआ 3,60,000 है, मतलब ये उसकी भाषा में बोलूं तो ये 18% वाला है हमारा।
लेकिन क्या उम्मीद है कि आपको चल के, तो ये इंश्योरेंस वाले मेरे पास जब आए तो हमने उनको बताया कि ऐसा है, और वो इंश्योरेंस वाले ने बोला द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल अपॉइंटेड टू असेस द लॉ एक्सेप्टेड दिस व्यू एंड एडजस्टमेंट वेयर मेड टू द प्री डैमेज फिगर टू ब्रिंग देम अप टू द एस्टिमेटेड अमाउंट। मतलब जब ये आए बेटा तो हमने क्या किए थे कि हमने ये माने कि हमारा परफॉर्मेंस वो लास्ट ईयर का था वैसा, लेकिन हमको जो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर उसकी भाषा में बोलूं 18% वाले क्वेश्चन की, तो ये वाली जो है आपका, ये नॉर्मल हमारा 18% आया, लेकिन हमने इसको भी ध्यान में रखे और हमने कितने का करे, इसको करे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो अब जब मैं जीपी रेशियो यहां पे निकालूंगा तो मैं ये फिगर को ना लेते हुए मैं ये वाली फिगर को बेस मानूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सर हर क्वेश्चन में आप पिछले साल की फिगर को ही बेस मानते हो? हमेशा वही लेता ना पिछले साल का, लेकिन जब मैंने 18 + 2 क्यों किया था बेटा? नहीं बोला था तो वो मेरे को भी पता है क्यों बोला था, तो उसको लग रहा था कि परफॉर्मेंस विल इंप्रूव, तो उसने वो वाला जीपी रेशियो लिया। अब यहां पर भी मैं 3,60,000 पे निकाल सकता हूं, लेकिन उसने क्या बोला, परफॉर्म एस्टिमेटेड के परफॉर्म। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट द जीपी रेशियो, हम लोग कौन सी चीज को कंसीडर करेंगे, 4,06,400। अब आप वहां पर आइए बेटा इसी क्वेश्चन में, तो मैंने कहा कि मेरा जीपी है यहां पे 4,06,400। क्या हमको अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है क्वेश्चन में? 28,000। 28 में से 20 पढ़ा था मैंने, 20 है ना, इस कुछ वो दैट इज एडिशनल एक्सपेंस है। स्टैंडिंग चार्जेस नॉट कवर्ड बाय, क्या है ये 20,000? क्या है बेटा ये? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो 20,000, तो ये जो फिगर आ रही है कितनी आ रही है बेटा? 3,86,400। ये क्या है बताओ? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। समझ में आया बेटा? तो देखो कितना एडवांस क्वेश्चन था, एग्जाम में अगर आता और आप नहीं करते तो वहां तो एकदम घूम जाते। ठीक है, पहला वाला बेटा कैसा होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस स्टैंडिंग मतलब फिक्स चार्जेस विल बी द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए ये दो को अगर मैं ऐड करूं, ये दो फिगर को अगर कंबाइन करूं, अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड को, दैट इज टोटल फिक्स चार्जेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल फिक्स चार्जेस विल बी द नेट प्रॉफिट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड। तो मैंने टोटल फिक्स चार्जेस को दो पार्ट में बांटा बेटा, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। तो अब जीपी माइनस अनइंश्योर्ड माइनस इंश्योर्ड विल बी द नेट प्रॉफिट। सो कैन आई से जीपी माइनस अनइंश्योर्ड इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड। वो इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ किया। ठीक है, अब मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितना था बेटा नेट प्रॉफिट? अभी ऊपर ही निकाले अपने 3,86,400। नेट प्रॉफिट नहीं है सिर्फ, ये क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय सेल्स कितना है बेटा आपका बताओ मेरे को। तो फिर सेल्स भी कितना लेंगे अपन, 12 लाख के 12,70,000, 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। कितने परसेंट आ रहा है बेटा? 30.425। ओके ठीक है, ओके चलिए बेटा। अब मेरे को बताइए अपन ने कैलकुलेट, ये थोड़ा सा अलग था पूरा इसमें, अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, रिडक्शन इन टर्नओवर हो गया, जीपी रेशियो हो गया। अभी क्या करेंगे, इसमें एडजस्टेड मैंने लिखा होगा तो मैं नहीं मत बनाऊं उसमें उसको, नहीं क्यों कह रहा हूं बेटा, अभी मैं बताता हूं आपको क्यों। ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रेंड अमाउंट, तो वहां पे लिखे थे ना आपने, तो जरूरत नहीं। तो अपन इसको वर्किंग नोट नंबर 3, इसको आप 3 देना बेटा, एडिशनल एक्सपेंस।
ए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना है बोलो? एक्चुअल एडिशनल, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी आप लोग बोलो। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस दिया है ना बेटा, देखो फर्स्ट पैरा टेबल के नीचे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये सब जो लिखा हुआ है ना, उस 1,80,000। बी सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। अब बताओ बेटा वो लास्ट सेंटेंस पढ़ो, लास्ट सेंटेंस आपके क्वेश्चन का। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर जनवरी वाज नील एंड फॉर द पीरियड ऑफ फरवरी टू अक्टूबर 8 लाख। तो वो एक्चुअल टर्नओवर है, लेकिन हमको सेल्स ड्यू टू तो एडिशनल एक्सपेंस बताया नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो नोट लिखा था ना पिछले, बस वही है बेटा। ये कितना होगा आपका? 8 लाख। वो आप याद रखोगे ना कि नोट लिखाओ फिर से बेटा, याद रखोगे? हाँ ओके। कितने परसेंट आया हमारा जीपी रेशियो? 30.425%। कितना आ रहा है? 2,43,400। ओके। सी एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर divided by gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured standing charges. uninsured standing charges. अब बेटा एडिशनल एक्सपेंस कितना है आपका? 1,80,000। जीपी रेशो 30 कितना था? 30.425%। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर अभी यहाँ पे नहीं निकाला मैंने, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया आप बोलो? 12,70,000। तो ये जो 12,70,000 है बेटा, ये ऑलरेडी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है बेटा। तो इसमें ओके डिवाइडेड बाय 30.425% किसका बेटा? 12,70,000 का मल्टीप्लाई बाय अनइंश्योर्ड कितना है आपका? ऊपर कहीं लिखा था अनइंश्योर्ड 20,000। अब आप डायरेक्ट फिगर बताओ पूरा कैलकुलेट करके बेटा। $1,71,142। तो लोवेस्ट इज लॉस ऑफ 1,71,142। ओके चलिए, अब आपको क्या बनाना है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस। स्लाइड चेंज करें। ओके calculation of loss and claim under profit policy. First, in respect of reduction in turnover, तो भाई रिडक्शन इन टर्नओवर कितना हुआ? 2 लाख बोलो, 2,60,000। ये आपने फिगर लाए वर्किंग नोट नंबर 1 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30.425% से। ये कहां से है बेटा? वर्किंग नोट नंबर 2 से। कितना आ रहा है? 105। सेकेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल
एक्सपेंसेस, ये हमने अभी कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 3 में। वो आया अपना 1,71,142। टोटल बताएंगे 247। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 28,000। ये आ गया आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। 2,22,400। ओके, ओके, स्लाइड चेंज कर सकता हूँ बेटा? सबने लिखे? ओके, अब लिखिए इंश्योरेबल सम हमारा, इंश्योरेबल सम जीपी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो वो कितना आ रहा है बताओ मेरे को अमाउंट? 398, सॉरी 86,398। ये कैसे कैलकुलेट किया बेटा आपने? 30.425% किसका? 12,70,000 70 है। ओके, इतना आ रहा है? ओके, इतना ही आ रहा है 386,390। ओके, इज, अच्छा यहाँ पे लेस देन लिख रहा है पॉल, हाँ ठीक है, इज लेस देन पॉलिसी अमाउंट therefore average clause will apply। क्या अप्लाई होगा बेटा? सॉरी, will, एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई। तो क्लेम जितना लॉस है उतना पूरा क्लेम हो जाएगा बेटा। तो क्लेम इक्वल्स टू कितना है आपका? 2,22,247। ओके, अब आज अगर अपन क्वेश्चन देखें बेटा, आज के जो क्वेश्चन थे उसमें शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन थे उसमें तो कुछ भी नहीं, जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो आज मैं आपको होमवर्क दे दूं प्रैक्टिस ड्रिल से, आज कल तो संडे है ना, तो बताओ बुक दो। ये मेरी जो बुक है वो पुरानी है, आप लोग की न्यू बुक है। होमवर्क में बेटा कल क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, किए थे? अच्छा, फिर आज और ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल रहेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 10, 11 सेम जैसा आज करा ना वही एग्जाम के है, दूसरे अटेम्प्ट में है। 10, 11, 12, बस 3, ठीक है। जो 13 वाला है ना, 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया बेटा। कौन कौन सा? 10, 11, 12। 13 वाला जो मैं अगले लेक्चर में जैसा करूंगा ना, बस वैसी क्वेश्चन 30, तो वो मत करना अभी, ठीक है। तो 3 होमवर्क है, मंडे को करके आना। आप लोग का आराम आराम से भी जाएंगे तो ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।